हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपनी आपकी प्यारी क्लास में फिर से आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो क्या है। हमारा जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमारा पहला ही चैप्टर है रासायनिक विज्ञान का। इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके बगल में जो घंटी दिख रही है उसको भी बजा दीजिए। आप लोग उसको नहीं बजाते हैं, ठीक। तो चलिए बिना लेट किए फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक। सबसे पहले जानेंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कोई भी पदार्थ जब होता है, जब दो पदार्थ होते हैं उसको जब आपस में मिलाएंगे किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो जो नया पदार्थ बनता है तो उसको उत्पाद कहते हैं। और जिस क्रिया के दौरान वो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात। इतनी बात समझ में आई होगी कि मतलब जब दो पदार्थ मिलेंगे क्रिया करके जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब जो नया पदार्थ बनेगा क्या होगा, उसके गुण पहले जो पदार्थ था उसके गुण से क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया का में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी कि जब कोई भी दो पदार्थ को मिलाएंगे तो जो दो पदार्थ हम आपको मिलाएंगे उस पदार्थ को कहेंगे अभिकारक, और जिसका निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे हम, उत्पाद। उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहते हैं उत्पाद। उसको हम क्या कहेंगे भाई, उत्पाद कहेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको कहेंगे क्या, अभिकारक। जो पदार्थ बनेगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, तो उदाहरण के रूप में सबसे पहले क्या होगा, भोजन का पाचन। जो भोजन का पाचन है ये क्या हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन के पाचन में क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी भोजन लेते हैं ग्लूकोज उसमें जाता है, और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया कर कर क्या बन जाता है, वो क्या जाता है, पच जाता है। तो भोजन का पचना जो जब हम फिर हमने क्या मिलती है, उसे ऊर्जा मिलती है। तो भोजन पच कर हमें क्या मिला, ऊर्जा। तो जो भोजन का पचाने में से ऑक्सीजन और भी जो पदार्थ भाग लिए वो क्या हो गए, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बना उसको क्या हम क्या कहेंगे, उत्पाद। दूसरा क्या है हमारा श्वसन, लोहे पर जंग का लगना। अब जैसे लोहे पर जंग का लगना मतलब लोहे पर जंग कैसे लगती है इसके बारे में आप थोड़ा जानें कि लोहे पर जंग कैसे लगती है। लोहे पर जंग, जैसे कि लोहा जो होता है वो हमारा क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है Fe। Fe जो होता है ये जब इसको आप खुले में रख देते हैं, जब आप इसको हवा में रख देंगे तो ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और जो नमी होती है उसको भी ग्रहण कर लेता है। तो ऑक्सीजन और नमी के ग्रहण करने के कारण इस पर मोटी सी परत जम जाती है। कैसी परत, मोटी सी परत जम जाती है। और क्या हो जाता है, वही क्या हो जाता है, मूर्छा उसी को कहते हैं। आम भाषा में क्या कहते हैं, मूर्छा, आपने सुना होगा। उसको क्या कहते हैं, लोहे पर जंग का लगना। मैग्नीशियम फीते का जलाना। अब मैग्नीशियम फीते को जलाना देखिए बहुत आसान है। मैग्नीशियम फीता आपके मार्केट में मिलता होगा, आप उसको खरीद लीजिए और माचिस की तीली से आप उसको जला दीजिए। जब आप मैग्नीशियम के फीते को माचिस की तीली से आप जलाएंगे तो मैग्नीशियम का जो फीता वो काफी उजाला के साथ, काफी ज्वाला के साथ जलने लगेगा। उसके बाद जलने के बाद जो हमारा होगा वो सफेद पाउडर बन जाता है। जो सफेद पाउडर बनता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। उसके बाद दही का जमना। दही का जमना भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, मतलब कि कौन कौन से ऐसे मतलब पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए सहायक होते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने लिखा है दही का बनना। अब दूध से तो डायरेक्ट दही बन नहीं जाएगी। दही बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, दूध होता है उसमें हम बैक्टीरिया को डालते हैं। जब हम बैक्टीरिया को डालते हैं तभी वो क्या बनता है, दही का बनना। तब क्या होता है, वो दही बनता है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं या कारक होते हैं, जैसे कि मैंने बताया लोहे को जब आप बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तब उसमें जंग लगेगी। तो जो उसके उत्प्रेरक होते हैं उसी को प्रेक्षण भी कहते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं कौन कौन से हैं, मुख्य उत्प्रेरक जो होते हैं चार होते हैं। पहला जो हमारा है अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी भी चीज की अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसका मतलब नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसके अगर रंग में परिवर्तन, तापमान में, उसके तापमान, उसका जो टेम्परेचर अगर उसमें भी आप परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन आएगा। और गैस का उत्सर्जन, गैस का निकलना भी क्या हमारा क्या है, प्रेक्षण है। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रदर्शित करना। अब जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे देखिए एकदम अच्छी तरीके से आपको ग्राफ बनाकर एकदम दिखाया गया है।
तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है। लिखा है कि दो पदार्थ यहाँ पे हमने लिया है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक हाइड्रोजन। क्या लिया? पहला पदार्थ हमने लिया जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल ZnSO4 पहला हमने पदार्थ ले लिया। दूसरा पदार्थ हमने लिया जिंक हाइड्रोजन यानी कि ZnH2 हमने क्या लिया? ZnH2। पहला ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। फिर उसके बाद जिंक प्लस हाइड्रोजन लिया। फिर उसके बाद जब किसी नए पदार्थ का निर्माण हुआ तो वहां पे देखिए कौन सा पदार्थ बना? जिंक। हाँ देखिए ये जो हुआ, हमने ये जो बताया पहले, ये हमारा क्या है? क्या लिखा रूप में हुआ है, मतलब कि इसको हम लिखें जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसी को जब हम सूत्र के रूप में दर्शाएंगे तो किस प्रकार दर्शाएंगे? यहाँ पे देखिए, जब हम इसको सूत्र के रूप में दर्शाएंगे तो कैसे दिया है? देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। फिर उसके बाद मैंने कहा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट यानी कि जिंक सल्फेट और क्या? हाइड्रोजन। तो जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 और ZnSO4 और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। वहां पे मैंने सॉरी बता दिया था क्या? इसके पहले मैं बताया कि इसके पहले मैं एक चीज थोड़ा गलत बता दिया हूँ कि मतलब जिंक सल्फ्यूरिक और जिंक अलग था और सल्फ्यूरिक अम्ल अलग था। तो जो मैंने ZnSO4 लिखा तो वो जिंक सल्फेट का सूत्र है, ठीक। और जो इधर में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन लिखा ZnEH2, वो देखो वहां भी जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 वहां रहेगा, हाइड्रोजन का H हो जाएगा, जिंक का Z हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 हो जाएगा। इतना आपको अच्छी तरीके से क्या करना है? तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद देखते हैं हम आगे की ओर। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में आपने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ लेंगे उसको, जो भाग लेंगे उसको अभिकारक कहेंगे, जो पदार्थ बनेगा उसको उत्पाद कहेंगे, और जो जब किसी नए पदार्थ का निर्माण होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे, ठीक। अब उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसा कि चैप्टर में हमारे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया बात समझ में आ गई। अब समीकरण क्या होता है? तो सीधी सी बात है कि अगर आप रासायनिक अभिक्रिया को इस रूप में लिख रहे हैं, इस रूप में यानी कि उसको सूत्र की तरफ प्रदर्शित आप कर दे रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जा सकती है। मतलब जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का प्रतीक या अभिकार और उत्पादों के रासायनिक सूत्र, यानी कि जो अभिकारक और जो उत्पाद होंगे उनके रासायनिक सूत्र भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यकता परिस्थिति है, मतलब कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां, जैसे अभी मैंने बताया ऊपर, क्या हमारे ताप है, जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, और आदि तीर के निशान ऊपर नीचे जो होते हैं तो उसको दर्शाया जाता है। मतलब गैस निकलेगी तो ऊपर का तीर का निशान, कोई पदार्थ नीचे बैठ जाएगा तो नीचे की तीर का निशान, और जब अभिकारकों को तीर के नीचे के बाएं लिखते हैं और उत्पाद को तीर के चिन्ह के क्या लिखते हैं? दाईं साइड। तो इसको आप अच्छी तरीके से जानेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? सबसे पहले यही सवाल कि रासायनिक अभिक्रिया को आखिर हम संतुलित क्यों करते हैं? अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित न करें फिर भी तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे जिंक है, फेरस है, जो भी है वगैरह वगैरह, लेकिन हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा द्रव्य संरक्षण का नियम। द्रव्य संरक्षण का नियम होता है, ये द्रव्य संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, जो हमारे अभिकारक होंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, उनका कुल द्रव्यमान और जो हमारा उत्पाद होगा उनका कुल द्रव्यमान क्या होता है? आपस में बराबर होता है। और एक बात और कि जो द्रव्यमान होता है उसको न तो हम निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। इसीलिए कि कोई पदार्थ की मात्रा ज्यादा ना हो जाए और किसी पदार्थ की मात्रा कम ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब बताएं हम केवल क्विक रिवीजन आपका करा रहे हैं। आप अगर अच्छे से चैप्टर पहले से पढ़ रखे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी, ठीक। अब देखते हैं संतुलित। यहाँ पे देखिए संतुलित कैसे किया है। संतुलित करने का तरीका हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे एक समीकरण दिया है, जैसे कि एक समीकरण दिया है यहाँ पे Fe मतलब क्या है? Fe मतलब फेरस मतलब लोहा। फिर उसके बाद H2O मतलब जल दिया है, Fe2O3
यहाँ पे मतलब क्या दिया, फेरस ऑक्साइड मतलब जंग दिया है, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फेरस कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे फेरस कितना भाई 2 है, या फिर 2 है वहाँ पे, तो यहाँ पे फेरस कितना है 2 है, मतलब कि इधर फेरस की संख्या ज़्यादा है, इधर फेरस की संख्या क्या है, कम है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को देखते हैं और ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है 2 है, मतलब कि हाइड्रोजन सही है, बाकी ऑक्सीजन और फेरस में क्या भाई प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कैसे संतुलित होगा, इसके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर फेरस 2 है और फेरस यहाँ 2 है और यहाँ पे फेरस 1 है, अगर यहाँ पे हम 2 फेरस करेंगे तो बराबर तो होगा, लेकिन हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 3 है, तो ऑक्सीजन 3 करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा। जैसे ही हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे हमारा हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे भी हम किससे गुणा कर देंगे 3 से, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6। अब हमारे क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। फेरस के आगे 2 लिख दिया तो फेरस 2 हो गए, फिर उसके बाद H2 के आगे हमने 3 लिख दिया तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हुआ, तो उधर भी हमने हाइड्रोजन 6 कर दिया, और ऑक्सीजन के आगे 3 किया तो, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से ही 3 था। तो इस प्रकार आप मिलाकर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे। आप 1-2 का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना। यही वहाँ पे यही दिया है यहाँ पे पैराग्राफ में, मतलब किस में मतलब कितना परमाणु था। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए फेरस, यहाँ पे कितना फेरस है 1, यहाँ पे फेरस कितना है हमारे में, पहले में 1 है तो यहाँ पे दिया फेरस 1 है। फिर उसके बाद दूसरे में फेरस कितना था 2, तो यहाँ पे फेरस यहाँ पे 1 था तो 1 दिया है। फिर उसी तरह हाइड्रोजन हमारा 2 था तो हाइड्रोजन 2 दिया है, ऑक्सीजन देखिए फिर 1 दिया है। इसी तरह ये आपको आसानी तरीके से समझने के लिए दिया गया है। ठीक, तो हमने पहले आपको बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वही फिर संतुलित कर दिया है, यहाँ पे आपको संतुलित कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे आपको केवल हाइड्रोजन को संतुलित किया है कि 4 दुना के 8 हाइड्रोजन, और मतलब लगता है कि एक स्टेप करके देखिए, हाँ एक स्टेप कर आपको यहाँ पे समझाया है, एक स्टेप कर। तो आपको अगर एक स्टेप समझने नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट जो मैं पहले बताया वो तरीका अच्छा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा मतलब अगर आप एक स्टेप समझेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप जब उसको डायरेक्ट करने की प्रयास करेंगे तो अच्छा आसानी तरीके से आप कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, उसको हम देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, मतलब कि अभिकारक जो उत्पाद होंगे उनकी भौतिक अवस्था जो रासायनिक समीकरण होता है उसके बगल में लिखा जाता है। जैसे कि कोई भी पदार्थ ठोस है, जैसे फेरस क्या हमारा ठोस है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यस लिखेंगे। अब कोई पदार्थ जैसे जल है तो हमारा द्रव्य में, तो उसके बगल में क्या लिखते हैं यल लिखते हैं। जब कोई पदार्थ गैस होता है तो उसके बगल में क्या लिखते हैं जी लिखते हैं। तो जी मतलब क्या हो जाएगा, जी किसका इंडिकेटर देता है गैस का। फिर उसके बाद गैसीय अवस्था के लिए जी। और कोई जली विलयन है, जैसे कि कोई पदार्थ है और उसमें कोई पदार्थ मिला है तो उसके बीच में हम क्या लिखते हैं AQ लिखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए वही समीकरण दिया है, मैंने 3 फेरस को किया, फिर यहाँ पर 4H2O, ये जल क्या है, यहाँ पे जो जल है वो भाप है, वो क्या है भाप, इसलिए देखिए यहाँ पे जी लिखा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकला है ये क्या है गैस, तो ये है तो यहाँ पे जी लिख दिया गया है। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, फटाफट से हम आपको रिवीजन कराते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को मिलाकर एकल उत्पाद बनता है तो उसको क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जो हमारी पहली अभिक्रिया है वो क्या है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब कि जब कोई 2 पदार्थ होगा उसको मिलाकर हम जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसको क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि एक हमारा पदार्थ A है और एक पदार्थ B है, तो जब इसकी अभिक्रिया होगी तो हमारा कौन सा पदार्थ बन जाएगा C। क्यों मैंने C किया, क्योंकि जो हमारा नया उत्पाद बनता है वो 2 पहले पदार्थों से क्या होता है पूरी तरह से अलग होता है। समझ में आई बात। अब उसके बाद यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए हैं, कोयले का दहन, जल का निर्माण, और यहाँ पे देखिए भुजे चूने का सूत्र। ये जो फार्मूला है ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जो ठोस पदार्थ होता है उसमें जब जल मिलाते हैं, जो CaO होता है ये बिन भुजा चूना होता है। जब इसमें हम जल को मिलाएंगे तो क्या हो जाता है हमारा भुजा चूना CaOH का होल ट्वाइस बनता है, और ये क्या होता है इक्वस होता है, यानी कि जली विलयन में होता है। फिर उसके बाद हम दूसरा देखते हैं क्या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया देखते हैं हमारा क्या है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया क्या है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और एक होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बारे में देखते हैं।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मतलब कि जब किसी नए पदार्थ का निर्माण हो और उसमें ऊष्मा भी निकले, ऊष्मा मतलब भाप, एक तरह की भाप। अब ये भाप देखिए ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, ये नहीं कि गर्म ही हो, वो भाप है तो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। तो उसको क्या कहते हैं, जब नए पदार्थ का निर्माण हो और उसके साथ भाप भी निकले तो उसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर उसके बाद जैसे कि एग्जांपल प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी है, मेथेन CH4, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। जब इसको हम ऑक्सीजन में जलाएंगे, आप एक बात को अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए, जब भी हम कोई कार्बनिक यौगिक जैसे कि यहाँ पे CH, तो ये जो CH मेथेन है प्राकृतिक गैस है, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, ये कार्बनिक गैस। जब भी हम कोई भी कार्बनिक पदार्थ को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो दो चीज पदार्थ पहले बनेगा, पहले बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज बनेगी जल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये बनना तय है, चाहे कोई भी कार्बनिक पदार्थ को जलाएं, चाहे आप मेथेन को, एथेन को, प्रोपेन को, ब्यूटेन को, चाहे आप किसी को भी जलाएंगे, किसी भी, वो कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल अवश्य बनाएगा। बात समझ में आई। फिर उसके बाद इसमें ऊर्जा भी निकल रही है, तो जब ऊर्जा निकलेगी तो हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उसके बाद देखते हैं हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बाद वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकार को मतलब जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, वियोजन का मतलब टूट जाना। तो इस अभिक्रिया में एक पदार्थ अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं। मतलब कोई एक पदार्थ होगा जो दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जस्ट संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते थे, बल्कि वियोजन अभिक्रिया में ये होता है कि एक ही पदार्थ रहेगा, वो दो अन्य पदार्थों में टूट जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया है, ए हमारा एक पदार्थ है, उसको हम गर्म कर रहे हैं या उसमें ताप बढ़ा रहे हैं या उसका दाब बढ़ा रहे हैं, मतलब उस पर कोई प्रेरक डालेंगे तभी वो क्रिया करेगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ सामान्य अवस्था में क्रिया नहीं करता है। तो जब हम ए पर क्रिया कराएंगे तो दो पदार्थों में बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा बी के रूप में, एक बढ़ जाएगा सी के रूप में। बात समझ में आई। और उसके बाद ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है दो तरीके से होती है, एक होती है ऊष्मीय वियोजन, एक होती है ऊष्मीय वियोजन, और दूसरी क्या होता है प्रकाशीय वियोजन। एक क्या होती है, ऊष्मीय वियोजन, कई प्रकार से होती है, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन, कई प्रकार से होती है। ठीक, तो सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन के बारे में जानते हैं। तो ऊष्मीय वियोजन में क्या करा है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। मैं क्या बताया पहले कि कोई भी किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी वो उसका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो अगर क्रिया किसके रूप में होती, ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है तो उसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। यदि विद्युत के रूप में हो रही है तो उसको कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम आगे, देखिए यहाँ पे देखिए जो फेरस सल्फेट है FeSO4, फेरस सल्फेट है FeSO4, इसको जब हम ऊष्मा देते हैं तो हमारा फेरस ऑक्साइड फिर उसके बाद क्या होता है फेरिक ऑक्साइड, फिर उसके बाद सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीन चीजें आपकी बनती हैं कब, जब हम फेरस सल्फेट को ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक, CaCO3 यानी कि चूना पत्थर जो हमारा पदार्थ है, उस चूना पत्थर को जब हम ऊष्मा देते हैं तो बिन बुझा चूना बन जाता है, CO बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। समझ में आई बात। यहाँ देखिए CO2 था, CO3, जो CO3 है वो भी क्या है, कार्बन है, तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल गया। विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली वियोजन, मतलब जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जब वो दो अधिक पदार्थों में टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन। जैसे कि H2O क्या हमारा जल है, जब जल में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन होगा और जो क्या होगा हाइड्रोजन होगा, ये दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ देखिए, जो हमारा ऑक्सीजन था वो इधर निकल गया गैस के रूप में, और जो हमारा हाइड्रोजन था वो भी क्या निकल गया, गैस के रूप में, बुलबुले के रूप में ऊपर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद प्रकाशीय वियोजन, देखिए यहाँ पे कैसे दिया गया है, मतलब बैटरी से लगा रहा है। फिर उसके बाद वियोजन अभिक्रिया में प्रकाशीय वियोजन में जब प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि यहाँ पे क्या है, AgCl है, इसको जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हम गर्म किए हैं तो Ag
अलग हो गया है और Cl क्या हो गया हमारा अलग हो गया। इसी तरह AgBr तो सिल्वर ब्रोमियम, तो यहाँ पे देखिए सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमियम अलग हो गया। अब यहाँ पे Br2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2Br जो होता है ब्रोमियम वो एक द्विपरमाणुविक तत्व है, तो इसके कारण उसके बगल में क्या लिखा गया 2 लिखा गया है। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद उष्मा शोषी, एक बताया मैं उष्मा छिपी अपक्रिया, एक होती है उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा छिपी अपक्रिया में उष्मा निकल रही थी और उष्मा शोषी अपक्रिया में उष्मा क्या होगी ग्रहण होगी। जिन अभिकारकों उत्पादों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। मतलब कि यहाँ पे सूर्य की प्रकाश से विद्युत से और क्या हो रहा है और उष्मा से पदार्थों को तोड़ा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी उष्मा शोषी अपक्रिया। जो मतलब जो उष्मा खींचेगी उसको क्या कहेंगे उष्मा शोषी अपक्रिया। फिर उसके बाद विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, इन अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। समझ में आई बात कि अगर कोई कम क्रियाशील तत्व है और उसके साथ कोई अधिक क्रियाशील तत्व क्रिया करने आ गया तो जो कम क्रियाशील वाला तत्व होगा उसको भागना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला क्रियाशील तत्व उसको क्या कर देगा उसके अपने स्थान से भगा देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है, क्या है कॉपर सल्फेट। जो हमारा कॉपर है वो फेरस से कम अपक्रियाशील है, जो हमारा फेरस यानी लोहा है वो ज़्यादा तेजी से अपक्रिया करता है। इसी कारण जब हम फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो इसमें जो कॉपर होगा वो कॉपर बाहर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉपर क्या हो गया हमारा बाहर हो जाएगा और जो फेरस सल्फेट हो जाएगा वो बन जाएगा। और जो फेरस सल्फेट का रंग होता है वो क्या होता है नीला होता है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है नीला होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे चित्र में दिया गया का अच्छी तरीके से लोहे की कील को जब आप फेरस में डाल रहे हैं तो अच्छी मतलब उसका रंग परिवर्तित हो जा रहा है। फिर उसके बाद एक हमारा आता है द्विविस्थापन क्रिया। एक होता है विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। विस्थापन में ये हो रहा था कि मतलब एक ही पदार्थ था, विस्थापन में ये हो रहा था कि मतलब एक पदार्थ था उसको दूसरा पदार्थ विस्थापित कर जा रहा था। लेकिन द्विविस्थापन में ये होगा कि दो पदार्थ आएंगे और दोनों को विस्थापित कर कर मतलब अदला बदली कर लेंगे। कहेंगे कि तुम्हारे स्थान मैं तुम्हारे स्थान पे आ जा रहा हूँ और तुम मेरे स्थान पे आ जाओ। क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं, इन अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब वो अपना आयन उस पदार्थ को दे देगा और उस पदार्थ से अपना आयन ले लेगा, मतलब आयनों के अदला बदली से नए पदार्थों का निर्माण हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपचयन एवं उपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसको कहेंगे उपचयन क्रिया और उपचयन अपक्रिया। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो उसको क्या कहेंगे अपचयन अपक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है कार्बन है, कार्बन में हम जब ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है वृद्धि और क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना क्या हमारा अपचयन अपक्रिया। उपचयन क्या है उपचयन अपक्रिया कहलाता है। यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक, तो आप इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद अपचयन अपक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको क्या कहते हैं अपचयन अपक्रिया। किसी पदार्थ का ह्रास होता है तो उसको क्या कहेंगे अपचयन अपक्रिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एक समझा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे था हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाहर हो गया और जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था इधर आके ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन की कमी हो गई और इसी कारण ऑक्सीजन की जब यहाँ पे कमी हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उपचयन अपक्रिया हो जाएगी और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी वृद्धि। मतलब हाइड्रोजन का मतलब वृद्धि होगी तो क्या कहेंगे उसको अपचयन अपक्रिया और हाइड्रोजन की ह्रास होगा और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसको कहेंगे उपचयन अपक्रिया। फिर से बता रहे हैं अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा तो उसको कहेंगे उपचयन। उपचयन को ही ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक। और जो हमारा हाइड्रोजन अगर बढ़ा और ऑक्सीजन घटा तो उसको कहेंगे अपचयन और इसी को कहते हैं अपचयन, तो इसको कहेंगे। और जो हमारा उपचयन उसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। बात समझ में आई। और ये अगर ये दोनों प्रक्रिया साथ हो रही हैं तो उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया अगर साथ साथ होती हैं तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या रेडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रियाओं का साथ साथ होना आवश्यक है? तो आवश्यक है। यदि किसी एक पदार्थ का ह्रास होगा तो दूसरे पदार्थ की वृद्धि अवश्य होगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब दैनिक जीवन में अपचयन अपक्रिया का प्रभाव। अपचयन अपक्रिया मतलब ऑक्सीकरण का प्रभाव। अब ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव है, क्या होता है ऑक्सीकरण से? बहुत चीज। पहली चीज क्या संक्षारण। संक्षारण मतलब क्या होता है जंग का लगना। संक्षारण का मतलब किसी चीज का नुकसान हो जाना। दैनिक जीवन में अपचयन अपक्रिया का बहुत
बहुत बहुत प्रयोग है। पहला, जब कोई धातु आर्द्रता नमी, क्या होता है, क्या लिखा है, जब कोई धातु आर्द्रता मतलब नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, उसको जिसको क्या कहते हैं हम, संक्षारित हो गया। जैसा कि एग्जांपल आप ले सकते हैं किसका, लोहे की वस्तु पर जंग का लगना। जैसे कि लोहे की वस्तु पर लोहे पर जंग क्यों लगती है, हम लोहे को बाहर को रखते हैं, उसमें आर्द्रता होती है, हमारे वायुमंडल में मतलब नमी होती है, और जो अम्ल होता है बारिश के माध्यम से गिरता है, और जो वायु होती है उसके संपर्क में जब हमारी लोहा आती है, वायु मतलब ऑक्सीजन संपर्क में, तो क्रिया कर उस पर क्या बन जाती है, उसको कमजोर कर देती है, उसको परत ऊपर बन जाती है। ठीक, अब उसको अगर हमें बचाना रहता है तो उस पर हम क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है कि अगर किसी भी पदार्थ को बचाना है तो उस पर जिंक की अगर आप परत चढ़ा देंगे, जिंक की परत, तो वो संक्षारित नहीं होता है और जिंक पर मूर्छा नहीं धरता, क्योंकि जिंक जो होता है कम क्रियाशील तत्व है, जो कम क्रिया करता है वो मूर्छा मतलब उस पर जंग नहीं, वो संक्षारित जल्दी नहीं होता है। और विद्युत लेपन भी आप कर सकते हैं, विद्युत लेपन की प्रक्रिया आती है। पेंट जो हमारा सबसे आसान है उसको आप कर सकते हैं, इससे हम आपको क्या कर सकते हैं, धातुओं को हम बचा सकते हैं ये सब क्रिया कर। ठीक, अब विकृत गंधिता क्या होती है, पहला हमने संक्षारण बताया, दूसरी विकृत गंधिता। ये किससे होते हैं हमारे, तो ये ऑक्सीकरण क्रिया के कारण होते हैं। विकृत गंधिता क्या होती है, जैसे कि आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि सुबह में खाना बनता है और शाम तक वो मतलब खट्टा हो जाता है, बदबू देने लगता है और खाने लायक नहीं होता है। ठीक, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं बसिया गया है। क्या कहते हैं, बसिया गया है, मतलब कि वो बेकार हो गया। तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत से ऐसे भोजन होते हैं वो जो खराब नहीं होते, जैसे चावल जल्दी खराब नहीं होता है अपेक्षाकृत सब्जी जल्दी खराब हो जाती है। क्यों, क्योंकि सब्जी में हम डालते हैं तेल, और जो तेल होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, जल्दी क्रिया करता है ऑक्सीजन से। और जो चावल होता है उसमें तेल वगैरह नहीं होता है तो वो क्रिया जल्दी नहीं करता है, इसके कारण वो थोड़ा ज़्यादा देर में क्या होता है, खराब होता है। क्या क्या है यहाँ पे, वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री। वसा मतलब क्या होता है, चर्बी, और तैलीय खाद्य सामग्री जो खाने वाली सामग्री होती है वो जब वायु के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, उपचयित हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जब लोहा खराब होगा, कोई धातु खराब होगी तो उसको संक्षारण कहेंगे। अब जब हमारा कोई खाद्य पदार्थ खराब होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहते हैं। इसके लिए अलग अलग से पदार्थ भी होते हैं जो भोजन में मिलाए जाते हैं, जिसके कारण हम उसको मतलब विकृत गंधिता से बचाया जा सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या था हमारा धातु में कि अगर हम पेंट लगा देते हैं या लेपन कर देते हैं, विद्युत लेपन कर देते हैं तो हमारा धातु बच जाता है। उसी प्रकार विद्युत गंधिता के रोकने के उपाय भी होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करना, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ का उपयोग करना, विद्युत रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख देना, और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो बहुत ही कम सक्रिय गैस होती है, इसी कारण जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है वो समाप्त नहीं होता है, खराब नहीं होता है। जो हमारा भोज्य पदार्थ जब खराब हो जाता है तो उसके स्वाद और गंध में पूरी तरह से बदल जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तो आपको मैंने कम समय में पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर से अगर आप देखेंगे एक एक पॉइंट को, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है पूरा चैप्टर। अगर आपको चैप्टर का निचोड़ लेना है तो अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनते जाइए और वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक, तो जो हमारा पहला चैप्टर है इतना ही हेडिंग उसमें आपको पढ़नी है। ठीक, तो अगर आपने